नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सियासत देखिए किस तरीके से गर्म नजर आई। निवर्तमान उपराष्ट्रपति और उनको लेकर के ये सीधे तौर पर कहा गया कि जगदीप धनखड़ के अचानक से इस्तीफे ने सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों में हड़कंप मचा दिया। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक संवैधानिक पद से हटना मात्र नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक परतें हैं जिसकी तरफ जानकार इशारा करते हैं। इसके पीछे एक मैसेज छिपे होने की बात कहते हैं। एनडीए को अब एक ऐसे नाम की तलाश होगी जो न सिर्फ संघ की विचारधारा के करीब हो, बल्कि सहयोगी दल और कुछ विपक्षी खेमों को भी अपने साथ ला सके। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब आंकड़ों में किस तरीके से होता है उससे समझना भी जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 788 सांसदों द्वारा किया जाता है। 543 लोकसभा के सदस्य और 245 राज्यसभा के सदस्य। एनडीए के पास अब आंकड़े क्या हैं तो वो भी जान लीजिए। तो एनडीए के पास फिलहाल बहुमत है क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास 99 सांसद हैं। सहयोगियों को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन ये आंकड़ा जो है 129 के आसपास पहुंच जाता है। लोकसभा में बीजेपी अकेले 240 के आंकड़े पर है और अगर एनडीए यानी कि उसके सहयोगी दलों की संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 293 तक पहुंच जाती है। लेकिन विपक्ष की इसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन क्या है? विपक्ष भी इसमें बहुत पीछे नहीं है। अब उस आंकड़े को भी देखना होगा क्योंकि कांग्रेस के पास लोकसभा में 101 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के पास राज्यसभा में 77 सीटें, यानी दोनों पक्षों के पास ताकत है और चुनौती भी बराबर की है। बीजेपी की दोहरी चुनौती जरूर है यहाँ पर। इस समय बीजेपी एक और राजनीतिक मोड़ से जरूर गुजरती नजर आती है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ से मतभेद की बात जो है अंदेशे के तौर पर जाहिर की जाती है। जानकार ऐसा कहते हैं। और अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर संघ की विचारधारा की मांग। आरएसएस का ये मानना है कि सर्वोच्च पदों पर वही बैठे जो संघ और पार्टी की मूल सोच से जुड़ा हुआ हो। ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व संघ समर्थक, वफादार और अनुभवी शख्स को आगे लाने की कोशिश करेगा। पार्टी में लंबे समय से मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया कि अब बाहरी मलाईदार नियुक्तियों पर ब्रेक लग सकता है। वहीं विपक्ष की अग्नि परीक्षा भी समझना जरूरी है क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक एनडीए के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन के लिए भी एकजुटता की असली परीक्षा बनकर आया है। सवाल ये कि क्या विपक्ष एक नाम पर एकजुट हो पाएगा? क्या इतिहास को देखना और समझना जरूरी है क्योंकि इतिहास बहुत कुछ वर्तमान को बताता है। इतिहास ये कहता है कि टीएमसी ने पहले धनखड़ का समर्थन किया था। जेएमएम ने अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कह चुके हैं कि अगर कोई तेलंगाना का नाम आता है तो वे उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी विचारधारा से ज्यादा असर डालेगा क्षेत्रीय समीकरण और निजी समीकरण। जानकार ये भी मानते हैं कि ये चुनाव से ज्यादा नैरेटिव वाली भी लड़ाई है। विपक्ष चाहे जितनी संख्या में कमजोर दिखे, ये चुनाव उनके लिए एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का मौका हो सकता है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति होगी बीजेपी को सिर्फ बहुमत आधारित ताकत के तौर पर दिखाओ और फिर चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बना दो। यानी एक उम्मीदवार, एक कहानी, एक नैरेटिव जिससे पूरा गठबंधन संदेश दे सके कि विपक्ष भी संगठित है और लड़ने को तैयार है।